ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 12 है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप सबको पता है कि रूट यूज़र सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसके पास सारी पावर होती हैं और ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, आप इसका पासवर्ड भूल गए हो, या आप किसी ऐसे ऑफिस में गए जहाँ पर ये पासवर्ड तो था लेकिन पासवर्ड आपको पता ही नहीं है। अब इसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी है। अगर मैंने इसमें फिर से ओवस इंस्टॉलेशन किया तो फिर जो हमारा डेटा है वो हमारा इरेज हो जाएगा। तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा डेटा भी ना इरेज हो और हमारा ये इसका ब्रेक हो जाए। तो टॉपिक आज का है ब्रेक द रूट पासवर्ड। जो आपका RSCSA का एग्ज़ाम है ना, उसमें भी आता है ये। आपको उसका पासवर्ड ये ब्रेक करना पड़ता है। देखिए, आप इधर आए। अब इसको पासवर्ड अब आपको पता ही नहीं है। तो पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसको अब कैसे आप खोल पाओगे? तो सवाल आता है कि इसका पासवर्ड कैसे अब हमारा ब्रेक होगा। तो सबसे पहले अगर आपको पासवर्ड ब्रेक करना है इसका, तो सबसे पहले यू हैव टू रीस्टार्ट द सर्वर। ठीक है, जब ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा तो इधर आती तो आपको फर्स्ट लाइन में आना पड़ेगा और प्रेस ई। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। देखो, इसका अगर आप पासवर्ड अगर आप अपने रूट का पासवर्ड भूल चुके हो और इसका पासवर्ड अगर आपको ब्रेक करना है तो आप फिर ऐसे आ जाओ, यू हैव टू रीस्टार्ट। ये देखो जी, रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट आपका आपने किया ये, और ये देखिए आपने ऐसे एरो की को आपने ऐसे प्रेस किया। ये देखिए एरो की आपने प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ये दो लाइन आ रही हैं। आपको फर्स्ट पे आ जाना है। फर्स्ट लाइन पे आप आ जाओ और आप देख सकते हो प्रेस ई। ई का मतलब होता है एडिट। एडिट आपने ई प्रेस किया तो देखिए ई प्रेस करते ही ये देखिए अब आपको कहाँ पर आना है, इधर आना है RHGB क्विट के पास में, इसके आगे आना है। तो आपने क्या करना है, आप एरो से ऐसे आ जाओ। देखो आ गया ना, मैं RHG क्विट के पास में आ जाओ और इधर आपको टाइप करना होगा इधर RD.break, रैम डिस्क डॉट ब्रेक। ठीक है, RD.break और इधर लिख दो जाकर SE Linux इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है, तो इधर आपने ये टाइप किया RD.break इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप देख सकते हो प्रेस कंट्रोल X। आपको कंट्रोल X को प्रेस करना है, आपने ऐसे प्रेस कर दिया तो प्रेस होते ही इधर एक CLI ओपन हो जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ, आपने इसको प्रेस ई किया और फिर इसके बाद आपको क्या टाइप करना होगा, RD.break। ठीक है, SE Linux इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद में प्रेस कंट्रोल X, CTRL प्लस X आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जी, तो सामने एक CLI अभी आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, माउंट -O रीमाउंट RW और सिस रूट। इस कमांड का क्या अर्थ हुआ मैं आपको बताता हूँ। सिस रूट, देखिए जी, इस कमांड का मतलब ये हुआ कि जो मेरा रूट पार्टीशन है वो सिस रूट फोल्डर के साथ अटैच हो जाए और उस पार्टीशन में मैं रीड भी कर सकूं और राइट भी कर सकूं, ताकि मैं अपने रूट के पासवर्ड को बदल सकूं। जब आपने इसमें किया फिर आपने कहा चेंज रूट। CH रूट का मतलब होता है चेंज रूट और सिस रूट। अब ये मेरा, अब इसको पूरी रूट की पावर हो जाए तो सिस रूट आपने ऐसे टाइप किया और इसके बाद में आपने सिंपल कमांड चला दी पास WD और रूट की, आपने अपने पासवर्ड को चेंज किया और एग्जिट। तो ऐसे आप अपने रूट के पासवर्ड को बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ये देखो सामने आपके CLI ओपन हो गया। मैंने कमांड चला दी माउंट स्पेस -O रीमाउंट। ठीक है, और RW और क्या नाम होगा, सिस रूट। तो लीजिए सिस रूट। इसके बाद में
ch रूट और sys रूट, ठीक है, पास wd रूट। अब पुराना पासवर्ड चाहे कुछ भी हो, आप अपना नया पासवर्ड मैंने टाइप किया और ये लीजिए फिर से एक बार रीटाइप, और इसके बाद जब ये पासवर्ड चेंज हो गया एग्ज़िट और एग्ज़िट, ठीक है। तो ये पासवर्ड आपने चेंज कर दिया। ये प्रैक्टिकल आपका होता है कि रूट का पासवर्ड कैसे आपका ब्रेक होगा। जब आपका RSCSA का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सवाल आता है कि इसका पासवर्ड अभी आपको ब्रेक करना है, ठीक है जी। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इंटरव्यू में एक सवाल पूछते हैं कि ये बताइए लाइनेक्स की बूटिंग प्रोसेस क्या है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब आपने अपने सर्वर को पावर ऑन किया, पावर ऑन होने तक जो नहीं आपका स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है, वो आने तक क्या क्या प्रोसेस होता है, तो वो मुझे बताइए। तो देखिए इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप सॉरी 5 स्टेप। तो पहला स्टेप होता है जी आपका हार्डवेयर बूट, हार्डवेयर बूट। दूसरा होता है बूट लोडर, ठीक है। तीसरा होता है इनिट डी या सिस्टम डी, इनिट डी या सिस्टम डी, ठीक है। और फिर आता है आपका पहले आएगा कर्नल, इधर 3rd नंबर ये कर्नल। कर्नल के बाद में इनिट डी, सिस्टम डी, और फिर आता है लॉगिन स्क्रीन। ये 5 स्टेप्स होते हैं तब आपका सिस्टम बूट हो पाता है। तो चलिए मैं एक एक आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या क्या होता है जी। देखिए सबसे पहले आपका होता है हार्डवेयर बूट। हार्डवेयर बूट होता क्या है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपने पीसी को पावर ऑन किया, पावर ऑन, ठीक है। जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, क्या क्या नाम होता है जी, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये प्रोग्राम हर कंप्यूटर के अंदर होता है। इसका क्या काम होता है कि भैया पावर ऑन होते ही खुद का पूरा हार्डवेयर चेक करो। ये अपने सिस्टम के पूरे हार्डवेयर को चेक करता है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये आगे हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये उधर ही अटक जाएगा, ठीक है। जब पोस्ट हो गया, तब जब पोस्ट हो गया फिर ये आ जाता है आपके बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी हर एक सिस्टम में होता है, इसी की हेल्प से हम लोग अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। इसने फर्स्ट बूट डिवाइस को ढूंढा कि मुझे किससे स्टार्ट होना है, और फिर ये आपका स्टार्ट हो गया। तो पहले तो इतना काम होता है। सेकंड होता है जी आपका बूट लोडर। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये एक प्रोग्राम होता है, इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू स्टार्ट द ओवस फाइल। ये ओवस की फाइल्स को स्टार्ट करता है। बात करूं अगर मैं RHEL 5 की और 6 की, तो पहले जो काम होता था 5 और 6 पर और 7 पर भी, इसमें आता था पहले आपका ग्रब। लेकिन ग्रब का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, यूनिफाइड बूट लोडर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन बात करूं अगर मैं आपसे RHEL 7 RHEL 8 की, अब ये चेंज हो चुका है, RHEL 8 और RHEL 9, अब ये आता है आपका ग्रब 2। मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ, ये कहाँ पर होता है देखिए ज़रा। तो मेरे रूट का पुराना पासवर्ड चाहे कुछ भी हो, मैंने अपना न्यू पासवर्ड दिया और देखिए मेरा पासवर्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। और जो भी इसके अंदर मेरा डेटा होगा वो अभी भी सेव होगा। अब सवाल आता है कि जो मेरा ग्रब 2 है ये कहाँ पर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, इधर एक फोल्डर होता नहीं है आपका, वो /boot, उसके अंदर आपकी बूटिंग की फ़ाइल होती है। तो वही फाइलें इधर अभी आएंगी, ठीक है। इधर आ जाइए जी, एक्टिविटीज़ पर आ जाइए इधर, और यहाँ पर ये देखिए। तो /boot के अंदर जब आप आते हो, ये देखो जी CD बूट, ठीक है। और देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, ये देखिए आपका ग्रब 2 है ना।
ग्रब 2 के अंदर जब आप आते हो तो इसके अंदर एक फ़ाइल होती है grub.cfg। इसी फाइल का ये काम होता है ओवस की फ़ाइलों को स्टार्ट करवाना। ठीक है जी, ये भी हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर होता है कर्नल। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। ये एक प्रोग्राम होता है हार्डवेयर और ओवस को आपस में जोड़ता है। तो कर्नल की फ़ाइल कहाँ पर होती है, ये देखिए, बूट के अंदर ही ये वाली फ़ाइल आपकी कर्नल की फ़ाइल होती है, ये वाली फ़ाइल। इसी की वजह से हार्डवेयर और ओवस आपस में इंटरफेस हो पाता। तो मैं लिख देता हूँ, इट इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ओवस। ठीक है। फोर्थ नंबर होता है आपका इनिट डी और सिस्टम डी। इनिट डी और सिस्टम डी, बात करूं इनिट डी की तो ये क्या होते हैं, इनका काम होता है इट स्टार्ट द प्रोसेस। ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इनिट डी की अगर मैं बात करूं तो इनिट डी RHEL 5 में काम करता था, 6 में काम करता था और 7 में। लेकिन जो सिस्टम डी है, सिस्टम डी आपका RHEL 8 में काम करता है, RHEL 8 में और RHEL 9 में। कैसे होता है शो, एक कमांड होती है जी PS ट्री। इससे आपको ये शो हो जाएगा सारी प्रोसेस आपके ओवस की एक ट्री के फॉर्म में। देखिए ज़रा PS ट्री, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ जाइए, ये सारे आपके प्रोसेस ही हैं एक ट्री के फॉर्म में, और जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है वो है सिस्टम डी। सही है, इसी से आपके सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। ये भी बता दिया। और फिफ्थ नंबर होता है सामने नहीं, जो आपका लॉगिन स्क्रीन कि आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है, उसका पासवर्ड क्या है, सामने आ जाता है ना आपके। तो यहाँ पर आपको पता ही है जो यूज़र का नाम होता है वो कहाँ पर चेक होता है, कौन सी फाइल होती है, ETC के अंदर passwd है ना, ये वाली फाइल। और पासवर्ड की फाइल शैडो है ना, ETC के अंदर शैडो फाइल इसने चेक की, पासवर्ड अगर सही है तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई। ये 5 चीज़ें होती हैं तभी आपका ओवस बूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको अब अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। इधर इसको हमने क्या कहा, आर्काइव एंड कंप्रेशन। आर्काइव एंड कंप्रेशन। अब जो टॉपिक है आर्काइव एंड कंप्रेशन, ये होता क्या है, आप लोगों ने विंडो में एक सॉफ्टवेयर होता है आपका विनरार, सबने इसको यूज़ किया होगा। क्या काम होता है बताइए मुझे आप लोग। कंप्रेस करना ना, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही लेकिन जो हमारा ओवस होता है उसमें ये सब चीज़ें धीरे ना आपकी इनबिल्ड होती हैं। उधर हम लोग कमांड से इसके साइज़ को कम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। MS पेंट में आ जाते हैं जी। MS पेंट में आने के बाद आप एक बात समझिए, ये 3 आपकी अलग अलग फाइल्स हैं, 1 2 3 अलग अलग फाइल है। ये AA फाइल है, ये BB फाइल है, ये CC फाइल है। सवाल आता है कि अगर यहाँ पर ये तीनों फाइलें अलग अलग हैं, अगर आपने इनको एक ही फोल्डर के अंदर सेव किया, उसको मैंने क्या कहा, आर्काइव। ये आर्काइव का अर्थ होता है कि 3 या उससे अधिक फाइल या डेटा को जो कि अलग अलग प्लेस में है, आपने इसको सेव किया है एक ही फोल्डर पे, तो उसको मैंने क्या कहा, आर्काइव। इसका आई कैन गिव द एनी नेम, हमने कहा क्लाउड, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .tar ही होगा, ये बात ध्यान रखना। आर्काइव का एक्सटेंशन .tar होता है। अब आप एक बात समझो, अगर इसका साइज़ है 1 GB, इसका साइज़ है 1 GB, इसका साइज़ है 1 GB, तो इसका साइज़ होगा 3 GB। इसने सिर्फ ये किया है कि जो फाइलें अलग अलग सेव थी वो एक साथ उसने सेव कर दी हैं, बस। अब इसके आगे की बात होती है, इसके बाद आता है जी कंप्रेशन, 1 2 और 3। कंप्रेशन का मतलब होता है उसके साइज़ को कम करना। कंप्रेशन का मतलब होता है कि जो 3 GB आया है उसमें उसका साइज़ कम होगा।
तीन तरीके होते हैं आपके पास साइज़ को कम करने के। एक होता है जी जिप, एक आपका होता है बी जिप 2, ठीक है, और एक आपका होता है एक्स जेड। तीन होते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये आर्काइव करना पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको कंप्रेशन करना पढ़ाऊँगा। तो पहले मैं आर्काइव पे आ जाता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि आर्काइव होता क्या है। सबसे पहले तो आर्काइव की बात अगर मैं आपसे करूँ तो कॉपी मैनी फाइल्स इन आ सिंगल बंडल, ठीक है। एक बंडल में बहुत सारी फाइलों को कॉपी पेस्ट करना। एग्जाम्पल, मैंने कुछ फाइलें बना ली, टच ए, बी और सी। अब ये एक ही बंडल के अंदर सेव हो जाए, इसके लिए कमांड होती है जी टार और -cvf, ठीक है, cvf, और क्या नाम होगा, cloud.tar। हमने आपसे कहा था ना कि आर्काइव का एक्सटेंशन हमेशा टार होता है। और कौन कौन इसमें ऐड होगा, ए, बी और सी। अब इस कमांड में मैंने जो -c यूज़ किया है उसका मतलब होता है क्रिएट, ठीक है। वी का मतलब होता है वर्बोस, कि जब वो कॉपी पेस्ट हो या जब वो क्रिएट हो रहा हो तो मुझे दिखाई देना चाहिए वर्बोस की बात हो रही है। इधर -f का मतलब होता है जी फोर्सफुली, ठीक है जी। तो चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इससे ज़रा एग्जिट हो जाता हूँ। सबसे पहले मैंने 3 फाइलें बना ली, ए, बी और सी। आप देख सकते हैं, ये देखिए ए, बी और सी। अब ये एक आर्काइव के अंदर सेव होना है, तो मैंने कमांड चला दी टार -cvf, ठीक है, cvf, और क्या हो जाए नाम, मैंने कहा cloud.tar, और किसके क्या क्या सेव होगा, ए, बी और सी। तो देखिए क्या ये हो गया, मुझे प्रूफ दिखाइए। ये देखिए सवाल आता है कि मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर डेटा क्या है, लेकिन ये मेरा एक्सट्रैक्ट ना हो, और मुझे ये शो हो जाए कि इसका डेटा क्या है। तो कमांड होती है गाइस टार और -tvf, और क्या नाम है जी, cloud.tar। तो आप देख सकते हो इधर जो -t है ना, t का मतलब होता है लिस्ट द डेटा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट भी नहीं होगा और आपका डेटा भी आपको शो हो जाएगा। क्या कमांड है जी, tvf, लीजिए cloud.tar। तो देखिए इसने क्या बताया, इसके अंदर ये 3 फाइलें हैं, ए, बी, सी। इनकी परमिशन, ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, किस टाइम पर ये सेव हुई। अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे सामने एक फाइल और आ गई है टच dd। मैं चाहता हूँ ये जो dd फाइल है ये मेरे आर्काइव फोल्डर के अंदर ऐड हो जाए। तो इसके लिए पहले आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये एक्सट्रैक्ट ना हो और ये ऐसे ही ऐड हो जाए। तो जी क्या कमांड होती है, कमांड होती है टार, और इधर आप ऐड करिए -RVF, और RVF, और कौन ऐड हो जाए जी, हमने कहा cloud.tar में एक फाइल है मेरी dd, ये ऐड हो जाए। इधर जो -R है ना, -R का अर्थ होता है अपेंड शब्द का मतलब होता है ऐड करना, ऐड द डेटा, ठीक है, ऐड द डेटा। चलो जी, तो मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल बना ली dd, हो गई। देखो अभी इसके अंदर सिर्फ ये 3 ही फाइल हैं, लेकिन अब ये फाइल अगर इसमें ऐड हो जाए और ये एक्सट्रैक्ट भी ना हो तो क्या कमांड होती है जी, टार -RVF, और cloud.tar में क्या ऐड हो जाए जी, dd। तो देखिए ज़रा क्या ये ऐड हुआ, ये देखिए हो गया ना ऐड, एक्सट्रैक्ट भी नहीं हुआ, ऐड भी हो गया। बात अंडरस्टैंड हुई। अब सवाल आता है कि मुझे अगर अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो कमांड होती है टार -xvf, और किसको करना है, मैंने कहा cloud.tar को। मुझे इसे एक्सट्रैक्ट, तो इससे पहले ज़रा मैं लिख देता हूँ आगे एक्सट्रैक्ट। इधर जो -x होता है ना, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। चलिए जी आ जाते हैं इधर, और यहाँ पर पहले मैं एक काम करता हूँ, जो भी मेरा ए, बी, सी है मैं इनको हटा देता हूँ, ए, बी, सी और डी। तो आप देख सकते हो अब इधर कुछ नहीं है, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया।
कैसे किया, -XVF और किसको करना है मुझे, क्लाउड डॉट टार को। तो देख सकते हैं आप, क्या ये एक्सट्रैक्ट हो गया, AA BB CC और DD हो गया ना, एक्सट्रैक्ट हो गया। सही है जी। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि आपका डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। अब मैं आपको, अच्छा ये तो मैंने आपको पढ़ाया कि ये एक्सट्रैक्ट उधर ही हो गया जहाँ पर था, ये उधर ही एक्सट्रैक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कहीं और एक्सट्रैक्ट हो जाए तो कमांड होती है टार -XVF और यहाँ पर आप एक कमांड लगा दो कि क्लाउड डॉट टार जो है ना, ये इधर ना एक्सट्रैक्ट होकर -C। कैपिटल C का मतलब होता है कि ये कहीं और होगा, कहाँ पर हो जाए, MNT में। ये इधर ही एक्सट्रैक्ट ना हो, MNT के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो मैंने क्या कमांड चला दी इधर, -C और क्या नाम है, MNT। तो देख लीजिए ज़रा। अब अगर मैं आपको MNT में दिखाऊं तो आपकी 4 फाइलें आ चुकी हैं, AA BB CC और DD। सही है ना, बात अंडरस्टैंड हुई। फाइल मैंने मेंशन नहीं की, मतलब ये है तो, और इसके अंदर क्या है, 4 फाइलें तो है अपनी, है ना। ऑल राइट, मैंने आपको ये पहला काम पढ़ा दिया है, ये वाला। अब मैं कंप्रेस पे आ रहा हूँ। तो अगर तो ये बात समझ लो कि कंप्रेस होने के लिए पहले आर्काइव का होना इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल फोल्डर कभी कंप्रेस नहीं होगा, पहले वो आर्काइव होगा फिर कंप्रेस होगा। तो कैसे कर सकते हैं आप, चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कंप्रेशन। बात करूं अगर मैं आपसे कंप्रेशन मतलब उसके साइज़ को छोटा करना, तो हमारे पास पहला होता है gzip। gzip का फुल फॉर्म होता है जी गनजिप, है ना। तो गनजिप में कैसे होगा, मैंने क्या कहा, gzip और क्या नाम है जी, क्लाउड डॉट टार। तो इसका एक्सटेंशन फिर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, क्लाउड डॉट टार डॉट gz, ये हो जाएगा। अगर आपको इसको डीकम्प्रेस करना है तो कमांड होगी gzip -d लगा दो, डीकम्प्रेस क्या, क्लाउड डॉट टार डॉट gz। ठीक है, ऐसे ही बात आती है bz2 की, bzip2। तो यहाँ पर अगला जो है आपका वो होता है bzip2। bzip2 का फुल फॉर्म होता है बनजिप2। कैसे होगा जी, कमांड होती है आपकी bzip2 और किसको हो जाए जी, क्लाउड डॉट टार चेंज। तो इसका एक्सटेंशन चेंज होके आ जाएगा ऐसा, क्लाउड डॉट टार डॉट bz2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और अगर आपको इसे डीकम्प्रेस करना है तो कैसे होगा, bz2 और इधर भी आप -d लगा दो, डीकम्प्रेस किसको करना है, क्लाउड डॉट टार डॉट bz2 को, इसको आपको डीकम्प्रेस करना है। सही है जी। अब ऐसे ही अगर मैं xz पे आ जाऊँ तो xz का होता है xz और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया क्लाउड डॉट टार। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्लाउड डॉट टार डॉट xz। बात करूं अगर इसको एक्सट्रैक्ट करने की तो कमांड होती है unxz और यहाँ पर उसका नाम, क्या नाम है जी, क्लाउड डॉट टार और डॉट xz। ठीक है, ये वाला, चलो डॉट है ना। चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये देखिए अभी जो फोल्डर है ये अभी सिर्फ आपका आर्काइव है। अगर मुझे इसे gzip से कंप्रेस करना है तो कैसे होगा, gzip और क्लाउड डॉट टार। तो देखिए इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया ना। अगर मुझे इसे डीकम्प्रेस करना हो तो मैंने इधर -d लगा दिया, ये देखिए आ गया। बात करूं अगर bz2 की, bzip2, ठीक है, और क्या नाम है जी, क्लाउड डॉट टार। तो देखिए इसका एक्सटेंशन चेंज होकर हो गया bz2। ठीक है, जो आपका इंटरनेट है उधर से अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और अगर उसका एक्सटेंशन अगर ऐसा है तो पहले आपको उसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा डीकम्प्रेस के लिए। इसके बाद आप इधर -d लगा दो, देखो
इसका एक्सटेंशन चेंज हो चुका इसलिए इसने ऐसा कहा, ये देखिए। ठीक है, एक्स जेड की बात करूँ तो एक्स जेड क्लाउड डॉट टार, तो आप देख सकते हो, है ना। और अन एक्स जेड और क्लाउड डॉट टार डॉट एक्स जेड आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको सिखाया पहला स्टेप, आर्काइव कैसे होता है, फिर कंप्रेस कैसे होता है। अब मैं आपको एक साथ ही सारा काम हो जाए, मेरा एक फोल्डर है, पहले वो आर्काइव हो जाए फिर वो कंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। कंप्रेशन के मैंने आपको 3 तरीके पढ़ाए, पहले था gzip, फिर था आपका bzip2 और फिर था आपका xz। इनमें अंतर क्या होता है, जो gzip होता है ये वाला, ठीक है, gzip होता है, इसके लिए जो एक्सटेंशन होता है वो -z होता है, इसके लिए -j है, इसके लिए -J है। अंतर क्या होता है बता देता हूँ। अगर आप gzip से जाओगे, इसकी कंप्रेशन की स्पीड बहुत फास्ट है, कंप्रेशन स्पीड तो फास्ट है, लेकिन इसमें साइज सबसे कम होगा, इसमें साइज सबसे कम होगा, रिड्यूस, बट रिड्यूस लेस साइज। लेकिन अगर हम इधर की बात करें, इसकी एवरेज कंप्रेशन स्पीड है, एवरेज कंप्रेशन स्पीड एंड रिड्यूस एवरेज साइज, रिड्यूस और इसमें कंप्रेशन स्पीड स्लो है बट रिड्यूस मोर साइज, रिड्यूस मोर साइज, सबसे ज़्यादा साइज इसी में कम होता है। मैं अभी अपनी चीज़ को प्रूव भी करूँगा। तो गाइज मैं अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है कि आर्काइव और कंप्रेशन एक साथ हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल उठाऊंगा ETC फोल्डर को। किसी फोल्डर का साइज हमें कैसे होता है शो, क्या कमांड होती है बताइए। किसी फोल्डर का साइज मुझे कैसे शो होगा, हाँ जी, कमांड थी आपकी DU-SH, है ना, कमांड थी आपकी, क्लियर पे आ जाते हैं, DU-SH और फोल्डर का नाम क्या है मेरा ETC। तो आप देख सकते हो कितना साइज है इसका, 31 MB, मैंने टाइप कर दिया 31 MB, 31 MB आपका इसका अभी साइज है, एक्चुअली साइज। चलो पहले मैं इसको gzip से कंप्रेस कर देता हूँ, gzip से। तो मैं पहले आ जाता हूँ, क्या कमांड होती है, टार, ठीक है। अब देखो इधर -C का मतलब तो आपका क्रिएट, अगर आपने gzip लगाना है तो आपको -Z लगाना पड़ेगा, -Z VF, और क्या नाम होगा आपकी इच्छा। तो आपको मैंने पढ़ाया था अभी कि अगर आपने gzip से कंप्रेस किया तो aa.tar.gz, है ना, यही होता है। और आपके फोल्डर का नाम क्या है, अब वो आपका ETC है, ठीक है, ETC है। तो चलिए इधर इसका साइज़ कितना आएगा अभी आ जाते हैं जी जरा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टार -C और Z VF, क्या नाम हो जाए, टार aa.tar.gz, है ना, और किसका, मैंने कहा ETC का। तो देखिएगा इसकी कंप्रेस स्पीड फास्ट है लेकिन इसमें साइज कम होगा। तो देखिए जरा LS, इसका साइज क्या है, तो DU-SH, ये देखिए जरा क्या नाम था, aa.tar, ये देखिए क्या साइज है, 6.3 MB, 6.3 MB, ये देखिए 31 MB था, साइज 6.3 MB हो गया, सही है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं bzip2 की, तो bzip2 की अगर मैं बात करूं तो टार -C और क्या है जी, -J, स्मॉल j और VF, ठीक है, क्या नाम हो जाए, हमने कहा BB टार, अगर आप bzip से कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है BZ2, है ना,
और किसका, ETC का। तो चलिए इसका साइज़ अभी हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने कमांड चला दी इधर जाकर टार -c और स्मॉल j और VF और क्या नाम हो जाए जी, bb.tar.bz2 और किसका, ETC का। तो देखिए ज़रा, इसकी एवरेज स्पीड होगी और इसमें एवरेज साइज कम कम होगा। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें जाकर, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही LS हो गया, LS कमांड, ये देखिए आ गया ना। साइज़ देख लेते हैं इसका। तो मैंने कहा bb.tar, ये देखिए कितना साइज़ है, 4.6 MB। कम हुआ ना, 4.6 MB। अब सबसे कम होता है XZ में। XZ में क्या कमांड है, टार -c और कैपिटल J है ना, VF और क्या नाम हो जाए, cc.tar.xz है ना, XZ और किसका, ETC का। तो देख लेते हैं कि इसमें साइज़, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें कंप्रेशन स्पीड सबसे कम होती है। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैंने क्या नाम दे दिया, cc.tar.xz और किसका, ETC। तो देखिएगा इसमें स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइज़ इसमें कम। इसका काम कहाँ पर होता है, इसका काम आपका होता है इफ़ यू नीड टू टेक द बैकअप। अगर आपका डेटा बहुत सारा है, TB में है, PB में है, तो पहले उसके साइज़ को हमने कम किया, फिर हमने ये काम किया। ठीक है, साइज एक्चुअली में वही होता है। ये उसकी फाइलों को, जो भी एक्स्ट्रा कोड होते हैं, ये उनको हटा देता है, बाद में फिर से आप वो आपका रिस्टोर। देखिए हो गया क्या, मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा, DU -SH, इसमें साइज़ क्या हो गया, cc.tar। तो आप देख सकते हो इसका साइज़ सबसे कम हुआ 3.9 MB। हाँ जी, मैंने आपको बढ़ाया था, देखिए 31 MB का साइज़ 3.9 MB तक हो सकता है। सही है। सवाल आता है कि आपने अभी हमें पढ़ा दिया आर्काइव कैसे होता है, कंप्रेशन एक ही साथ। अब मैं ये चाहता हूँ डीकम्प्रेस भी एक ही साथ हो जाए और एक्सट्रैक्ट भी एक ही साथ हो जाए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए कमांड होती है टार और -x लगा दो। और क्या है ये आपका Z है ना, तो ZVF लगा दो और AA.tar.gz। अगर आपको ये वाला करना है तो, अगर आपको ये वाला करना है तो टार सिर्फ आपको x लगा देना है उधर, x क्या स्मॉल j VF और bb.tar.bz2। ठीक है, और अगर आपका वो XZ वाला है तो टार -x इस कैपिटल J VF cc.tar और क्या था XZ। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि इधर अभी ETC कुछ नहीं है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। चलिए मैं इसी वाले फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, XZVF क्या नाम है, AA.tar.gz। तो देखिएगा ये अब आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। तो देखिए ETC नाम का फोल्डर इधर आ चुका है। इसका एक्चुअली साइज़ क्या था, 31 MB था ना, तो देख लीजिए ETC का, देख लीजिए वही साइज़ आपका होना चाहिए। बात अंडरस्टैंड हुई। कंप्रेस कैसे होता है, डीकम्प्रेस कैसे होता है, ये मैंने आपको प्रॉपर पढ़ा दिया। ओके गाइस, अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। ओके, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ वेट। ओके गाइस, तो अगला टॉपिक जो आपका है वो है रन लेबल या कभी कभी इसको बोल देते हैं टारगेट्स। ठीक है, टारगेट होता क्या है, देखो जी आपका जो ओवस होता है उसके अलग अलग ना मोड होते हैं। कौन कौन से आते हैं जी जरा, इट इज़ यूज टू सेट द मोड। कौन कौन से होते हैं जी मोड, तो पहला जो मोड होता है वो आपका होता है 0। इसको मैंने क्या कहा, पावर ऑफ। और इसकी फाइल को हमने क्या कहा, पावर ऑफ डॉट टारगेट। आप सबको पता है कि एक कमांड होती है इनिट स्पेस 0। इस कमांड से सिस्टम आपका शटडाउन या पावर ऑफ हो जाता है। जब सर्वर आपका पावर ऑफ हो रहा है तो वो आपके ओवस का एक मोड है।
आ जाते हैं 1 नंबर पे। 1 नंबर का मतलब होता है सिंगल यूज़र। इसको हम लोग और कहते हैं रेस्क्यू डॉट टारगेट। मैंने अभी आपको रूट का पासवर्ड ब्रेक करना सिखाया था, तो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि उसमें एक आपका CLI ओपन हो जाता है, उसी पर हमारी सारी कमांडें चलती हैं। वो आपका यही वाला था। अगर ओवस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसी मोड से आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसका काम होता है भाई ट्रबल शूटिंग का, ठीक है, ट्रबल शूटिंग। बात करूं सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर होता है मल्टी यूज़र विदाउट नेटवर्किंग। इस पर अब नहीं होता है काम, नॉट इन यूज़, ठीक है, नॉट इन यूज़। एक होता है थर्ड नंबर होता है जी आपका मल्टी यूज़र विद नेटवर्किंग। क्या होता है जी? इसमें जब आपने ओवस अपना CLI मोड से इंस्टॉलेशन किया तो वो होता है ये वाला, ठीक है। तो ये आप, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, मल्टी हाइफन यूज़र डॉट टारगेट, ठीक है, डॉट टारगेट। तो इस पर जब आपका ओवस CLI मोड से इंस्टॉल्ड होता है तो ये उसी को बोलते हैं आप लोग। अगला होता है फोर्थ नंबर पे काम नहीं होता है, इसका काम होता है रिसर्च में, तो इस पे काम नहीं होता, तो मैं लिख देता हूँ नॉट इन यूज़, ठीक है। और आपका होता है फिफ्थ नंबर जो नहीं आपका ग्राफिकल मोड होता है, जब ओवस आपका ग्राफिकल इंस्टॉलेशन होता है तो इसको मैंने क्या कहा, ग्राफिकल डॉट टारगेट जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, यहाँ पर जब ओवस आपका GUI से इंस्टॉल। और 6 नंबर होता है आपका रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट में आपका होता है रीबूट डॉट टारगेट। आप सबको पता नहीं, जब आपका इनिट स्पेस 6 हम लोग का चला तो नहीं PC अभी आपका रीस्टार्ट हो जाता था। तो ये हमारे 7 टाइप के मोड होते हैं कि ओवस आपका किस मोड में है, शटडाउन है, रीस्टार्ट हो गया है, CLI मोड पर है, GUI मोड पर है। तो ये आपके 7 टाइप के मोड्स होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका अभी ओवस में कौन सा मोड है, ठीक है, ओवस में कौन सा मोड है, तो मैं लिख देता हूँ चेक करेंट रन लेबल। अगर आपको ये चेक करना हो तो एक कमांड होती है सिस्टम ctl गेट हाइफन डिफ़ॉल्ट एक ये कमांड होती है, एक होती है रन लेबल, ठीक है, रन लेबल, और एक कमांड होती है हु स्पेस -r। चलिए, तो मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ। पहली कमांड मैंने आपको पढ़ाई, पहली कमांड जो हमारी थी वो थी सिस्टम ctl गेट हाइफन डिफ़ॉल्ट। ये देखो साफ बता रहा है, ये आपका ग्राफिकल है ना। ऐसे ही आप लगा सकते हो रन लेबल, आप सबको पता है कि ये 5 नंबर होता है। ऐसे ही एक कमांड होती है हु स्पेस -r, देखो 5 नंबर शो हो रहा है ना। अब सवाल आता है कि मुझे अगर अपना इसका रन लेबल मुझे अगर चेंज करना है, चेंज द रन लेबल, तो कैसे आप चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जी कमांड होती है सिस्टम ctl, ठीक है, और सेट हाइफन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। क्या, अब आप एक बात समझो, ये अभी आपका ग्राफिकल है, आप चाहते हैं कि अब ये आपका CLI हो जाए, तो ये वाला टारगेट मेरा ओवस अभी ग्राफिकल है, ये अब CLI में चेंज हो जाए, तो मैंने कमांड चला दी इधर मल्टी हाइफन यूज़र डॉट टारगेट, ये वाली कमांड। इस कमांड से ये आपका चेंज हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ ज़रा। मैंने चाहिए सिस्टम ctl सेट हाइफन डिफ़ॉल्ट,
ये देखिए, और मैंने क्या लिखा, मल्टी हाइफन यूज़र डॉट टारगेट। सवाल आता है कि क्या ये चेंज हुआ, मुझे कैसे शो होगा, तो रन लेबल। तो आप देख सकते हो एक तो ये आ रहा है 5 नंबर। अगर आपको इसको चेंज करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। आप आइदर यू हैव टू रीस्टार्ट द सर्वर, तो ये अपने आप से अभी अप्लाई हो जाएगा। और अगर एक कमांड और होती है हमारे पास, सिस्टम सीटीएल सॉरी आइसोलेट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट, इससे ये आपका अभी ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए ये आपका अपने आप हो जाए। क्या कमांड बताई मैंने आपको, सिस्टम सीटीएल और आइसोलेट और क्या, मल्टी यूज़र डॉट टारगेट। तो देखिएगा ये जो अभी आपका ग्राफिकल है ये आपका CLI में कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखो रूट रेड हैट, अगर मैं ऐसे आऊँ तो आप देख सकते हो रन लेबल, अब ये आपका आ रहा है जी 3 नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको चेंज करना है कि ये अगेन मेरा ग्राफिकल में आ जाए, तो सिस्टम सीटीएल और आइसोलेट, और देखिए इधर क्या था, आप अभी आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो देखिएगा जरा, ये अभी आपका ग्राफिकल में आ जाएगा, सही है ना। ये देखिए हो गया ना ओपन। क्या बोल, उसी में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मैंने ओपन कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये आपका होता है रन लेबल। चलो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। जब आप कंपनी में होते हो तो एक प्रॉब्लम आती है कंट्रोल डी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती कब है, आप सबको पता है कि ETC के अंदर FS टैब एक फाइल होती है। क्या काम होता है इसका, ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए जरा। ETC के अंदर, अच्छा आधे तो भाग जाते हैं पहले नाम सुन के। हाँ जी, ETC के अंदर FS टैब, हितेश जेठवानी बताइए। कोई नहीं बताता है, सब शांत हो जाते हैं। मैंने क्या पढ़ाया था, परमानेंट माउंटिंग के लिए, है ना, परमानेंट माउंटिंग। चलो जी, ये फाइल, अब आप एक बात समझो, यहाँ पर मैंने अपनी एक हार्ड डिस्क को अटैच किया। आपको मैंने पार्टीशन और माउंटिंग सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। तो जरा मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट आकर एक 5 GB का नया पार्टीशन क्रिएट करके, और मैंने बनाया इधर एक नया आपका, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। इधर मैंने क्या किया गाइस, ये देखिए, इधर सबसे पहले मैंने अपना देखा कि मेरी हार्ड डिस्क का क्या नाम है, LSBLK से, तो आप देख सकते हो SDA नाम है, ठीक है। मैंने बनाया एक पार्टीशन, ये देखिए हो गया W एंड पार्ट प्रो, हो गया जी W एंड पार्ट प्रो। इसके बाद में इसको मैंने फॉर्मेट किया mkfs.extended4 से, mkfs.extended4, और किसको करना है, मैंने कहा देव SDA1 को। हो गया जी, फॉर्मेट हुआ है। कैसे होगा शो, क्या कमांड होती है, हैं समझ नहीं आया मतलब, ये बहुत बढ़िया एक्सक्यूजेस होता है। क्या होता है, आप लोग कलंक हो मेरे नाम पर। BLKID, ये देखो आ रहा है। अब मैंने किया इसको आपके माउंट, मैंने एक फोल्डर बना लिया mkdir/data, ये इसके साथ माउंट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैंने कहा mkdir AWS इसके साथ, ठीक है। मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन करा, ETC के अंदर FS टैब नाम की मेरी फ़ाइल है। मैंने इस फाइल में एंट्री करी, देखो जी ओपन नहीं हुआ अभी तक भाई, हो गया जी ओपन। देखिए इधर मैंने एंट्री करी, जो सही
एंट्री होती है वो होती है ये वाली। आपने क्या किया, देव के अंदर SDA1 और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा AWS के साथ एक्सटेंडेड 4, है ना। एक्सटेंडेड 4 से मैंने फॉर्मेट किया था डिफ़ॉल्ट्स और 0 और 0, सही है ना। इसको मैंने सेव और एग्ज़िट किया। अब लेकिन आप एक बात समझो, असली एंट्री तो यही वाली है। गलती से मुझसे इधर टाइप हो गया A की जगह B। कोई भी छोटी सी गलती आपसे हो सकती है। पार्टीशन का नाम था SDA, धोखे से मुझसे SDB लिख दिया, कुछ भी गलती हो सकती है। इसके बाद इसको मैंने सेव और एग्ज़िट किया और इसको मैंने किया init 6। तो जब ये आपका रीस्टार्ट होता है, कर्नल FS टैब की फाइल को पढ़ता है, लेकिन उधर तो SDB1 कुछ है ही नहीं। तो जब नहीं होगा तब कंट्रोल D प्रॉब्लम आएगी। देखिएगा, प्लीज़ वेट। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इसने आपको प्रॉब्लम बता दी। ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि कंट्रोल D प्रॉब्लम कब आती है। तो FS टैब में अगर मैंने कुछ गलत एंट्री कर दी है तो FS टैब में ये इशू आएगा। अब ये ठीक कैसे, देखिए इसने साफ क्या रखा है, गिव रूट पासवर्ड, तो मैंने अपने रूट का पासवर्ड दे दिया, ठीक है। इसके बाद सामने अभी नहीं दिया था शायद, ये अब दे दिया। अब मैंने अपनी फ़ाइल को फिर से ओपन किया ETC के अंदर FS टैब। अगर आपको गलती समझ में आ रही है तो आप इसको सही कर दो। अगर आपको गलती समझ में नहीं आ रही है तो आप उसके पहले आकर ये कर दिया। 1 मिनट गाइस, मैं इसके ज़रा एक बार क्विट हो जाता हूँ, फिर से ओपन कर दिया। अगर आपको गलती नहीं अंडरस्टैंड हो रही है तो आप सिर्फ पार्टीशन से पहले आकर पुट हियर द हैश। हैश का अर्थ होता है कमेंटेड। कमेंटेड का मतलब होता है कि कर्नल इसको पढ़ेगा ही नहीं। अगर आपको गलती अंडरस्टैंड हो रही है तो आप उसको ठीक कर दो, अगर नहीं हो पा रही है तो आप इसको ऐसे हैशटैग लगा दो, कमेंटेड कर दो। ठीक है भैया, हमें नहीं अंडरस्टैंड हो पा रही तो मैंने सेव कर दिया और सिंपल लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। init 16 init 6, ठीक है। तो देख लीजिए ज़रा, ये अभी आपका रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, कल की क्लास और इम्पॉर्टेंट होगी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जॉब शेड्यूलिंग। आपने कोई काम सेट किया है कि पर डे ठीक 10 o'clock पर शाम के मेरा सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाए, तो वो अपने आप हो जाएगा। ऐसी जॉब कैसे हो पाती हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। टॉपिक होगा आपका जॉब शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये ओवर्स अभी आपका सही हो चुका है। आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी, ठीक है जी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।